Hello everyone. I know I was unable to keep my promise of uploading videos twice a week. There was reason for that. First, I cracked an examination, not too big, but yes, an examination, and I'm busy with the further process. And then tragically, someone really close to me who raised me with all the love passed away. And ironically, I started this channel initially because of that person only. And I know also the fact that YouTube is not for emotions. Still, this channel was getting this channel was getting some subscribers and notifications also. And I realized that at least कुछ लोग हैं जो those people are relying on my videos. So yeah, now this channel is solely to help people, uh, and for the time being I'm starting from where I stopped, that is modern Indian history, fifth chapter, expansion and consolidation of British power in India. And if you guys want me to start something else, I'll do so. कुछ नोटिफिकेशंस थी रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो आप बता देना कमेंट्स में कि क्या स्टार्ट करना है, बट अभी के लिए यही स्टार्ट कर रही हूँ. और इस चैप्टर में हम ये सारा कुछ कवर कर चुके हैं. बंगाल का कॉन्क्वेस्ट, इसमें बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सारा अच्छे से कवर कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है माइसोर्स और वोडियार्स रेजिस्टेंस टू द कंपनी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी. ये कवर करने से पहले आई थिंक हमें पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया में किंगडम्स कैसे थे, दैट इज जो मेन किंगडम्स थे वो कौन से थे. अगर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो पावर का कंसोलिडेशन था वो मेनली थ्रू पोर्ट्स और सी के थ्रू था, क्योंकि जो ट्रेड था, जो कमर्शियली ट्रेड होता था वो पोर्ट एंड सी का यूज करके होता था. तो यहाँ की पावर भी इसी वजह से ही बनी हुई थी. स्पेशली अगर दो स्टेट्स की बात करी जाए, केरला में अगर ट्रेवनकोर की बात करें जो कि मार्तंड वर्मा एंड राम वर्मा के अंडर था, वो भी इन दोनों चीज़ों की वजह से ही ग्रो कर रहा था. ऐसे ही जो माइसोर बाद में ग्रो करा, अभी हमने माइसोर की ही बात करनी है. तो जो माइसोर था वो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के अंडर ज़्यादा ग्रो करा था. ठीक है. और जो सदर्न स्टेट्स थी इंडिया की उस टाइम पर, उनकी जो ज़्यादा प्रोमिनेंस आई थी वो ज़्यादा ग्रो कब करी थी, इन द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, दैट इज जो सेकेंड हाफ होता है. अगर आप 1750s ऑनवर्ड बात करो, उसके बाद से ही जो सदर्न स्टेट्स थी इंडिया की, जो सदर्न किंगडम थे, वो ज़्यादा ग्रो करे थे. उससे पहले की बात करें तो जितने भी मुगल एम्पायर के कुछ नोटेबल मुस्लिम्स थे, उनका सदर्न स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंस था. जैसे कि अगर हम हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क की बात करें तो ऐसे ही अरकोट जो था वो कार्नेटिक की कैपिटल था, तो वहाँ पर सादुल्ला खान है ना, तो ये सारे मुस्लिम्स थे. तो बाद में जितने भी रीजनल पावर्स आई हैं, जैसे कि कोई विजयनगर एम्पायर आया है, अगर हिंदू लीडर्स आए हैं, उनसे पहले यहाँ पर मुस्लिम्स का ही डोमिनेंस था. लेकिन जो लेटर हाफ होता है 18th सेंचुरी का, उसके बाद से फिर क्योंकि विजयनगर एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, फॉल कर जाता है बैटल ऑफ टलीकोटा के बाद, तो उसके बाद फिर रीजनल पावर्स भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक है. एंड अगर हम ट्रेवनकोर स्टेट की बात करें, दैट इज जो केरला में आती थी, तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट लीडर्स कौन से थे. अच्छा, ये सारे फैक्ट्स ना इन नोट्स में नहीं हैं बिकॉज आई डिडेंट गेट टाइम टू अपडेट माई ओन नोट्स. सो ये सारे नोट्स सिर्फ स्पेक्ट्रम से ही लिए गए हैं, बट जितने भी अभी मैं फैक्ट्स बताऊंगी, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपने मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी है. ठीक है. और प्रीलिम्स में भी कुछ गारंटी नहीं होती है कि सिर्फ स्पेक्ट्रम से ही आ जाए. तो आप ये सारे फैक्ट्स नोट करके रख लें जहाँ भी अपने नोट्स बना रहे हो, या फिर स्पेक्ट्रम की ही बुक पर. सो फर्स्ट अगर ट्रेवनकोर की बात करें तो वहाँ पर थे मार्तंड वर्मा. ठीक है. उन्होंने रूल करा 1729 से लेकर 1758 तक, ऑल्दो ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है. तो उन्होंने ट्रेवनकोर को, केरला को कैसे स्ट्रॉन्ग करा. सबसे पहले तो उन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई, अबाउट 50,000
पीपल की, तो उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है। फिर उस टाइम पर जो एक नायर की अरिस्टोक्रेटिक क्लास चलती थी, उनकी पावर को मार्तंड वर्मा ने बहुत ही कम कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है ट्रेवनकोर लाइन का, ठीक है। अपने फ्रंटियर्स को, अपनी जो किंगडम की बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मार्तंड वर्मा ने नर्दर्न पार्ट से, ठीक है, जैसे अगर हम इस पार्ट की बात करें, ये पार्ट को अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या करा, नदर्न स्टेट्स की साइड, नदर्न एरिया की साइड एक फोर्टिफिकेशन कर दी अपने किंगडम की। उस किंगडम को, उस फोर्टिफिकेशन को ही ट्रेवनकोर लाइन बोला जाता है, जो कि एक नदर्न लिमिट थी अपनी, जो नॉर्थ की पावर्स थी उनसे खुद को सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही देखिए इन्होंने और क्या करा, जितनी भी यहाँ पर जो ट्रेड होता था, सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रेड था केरला के लिए वो था पेपर का ट्रेड उस टाइम पर। तो इन्होंने इस कमोडिटी को, मार्तंड वर्मा ने इस कमोडिटी को ही मोनोपलाइज कर दिया, ठीक है। अब इन्हीं का ही इस पे कंट्रोल रहेगा, और जितने भी बाकी के गुड्स थे ट्रेड के लिए, उनके लिए अलग से लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से उन्होंने केरला को स्ट्रांग बना दिया और अल्टीमेटली ट्रेवनकोर को उन्होंने स्ट्रांग बनाया। ये एक सदन पावर थी, ठीक है। मार्तंड वर्मा के बाद फिर आते हैं राम वर्मा। इन दोनों रूलर्स के आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सो मार्तंड वर्मा के बाद आएंगे राम वर्मा। ये फॉर अराउंड 40 ईयर्स रूल करते हैं और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेते हैं, जैसे कि मार्तंड वर्मा ने लिए थे, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज लेके आते हैं, ठीक है। सो अपने ये किंगडम को सक्सेसफुली डिफेंड कर पाते हैं, जितनी भी आसपास की राइवल पावर्स होती हैं, जैसे कि मैसूर भी एक राइवल पावर ही था केरला के लिए, ठीक है। तो इन सब से सेफ गार्ड कर पाते हैं अपने किंगडम को। अब अगर हम मैसूर की बात करें, ठीक है, एक तो पावर थी सदर्न इंडिया की उस टाइम पर इम्पोर्टेंट, केरला की, ठीक है, मार्तंड वर्मा एंड राम वर्मा के टाइम पर। देन सेकंड उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट पावर जो राइज होता है मैसूर का। मैसूर में यहाँ पर देखिए वोडेयार डायनेस्टी रूल करती है। अच्छा, एक बार मैं आपको मैप में मैसूर दिखा देती हूँ। ये रहा मैसूर, ठीक है, ये मैसूर है। तो यहाँ पर वोडेयार किंगडम आएगा, ठीक है। वोडेयार जो डायनेस्टी होती है, इनका जो किंगडम होता है मैसूर में, ये 1399 ऑनवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर 1399 से लेकर ये बाद तक ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस तक, अपने इंडिया की जब इंडिपेंडेंस होती है ब्रिटिशर्स से, तब तक ही इनका रूल कंटिन्यू रहता है। लेकिन स्टार्ट कब होता है वोडेयार्स का? 1399 तक। अब अगर हम वोडेयार्स की बात करें, ऐसा नहीं है कि ये कोई इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, ये एक फ्यूडिटरी डायनेस्टी थी, ठीक है। फ्यूडिटरी डायनेस्टी मतलब कि जैसे कि जो मेन एम्पायर था सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वो क्या था? विजयनगर एम्पायर, ठीक है। ये सारे का सारा क्या था? विजयनगर एम्पायर था। अब विजयनगर एम्पायर के अंडर ही एक और डायनेस्टी आएगी, फ्यूडिटरी डायनेस्टी, जिसको वोडेयार डायनेस्टी बोला जाएगा। बट ये, क्योंकि देखिए हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी देखा हुआ है कि कैसे जो रीजनल पावर्स थी, चाहे वो केरला की थी, मैसूर की थी, जाट्स थे, ठीक है, ये सारे कवर करे हुए हैं हमने। ऐसे ही और भी बहुत सारी पावर्स थी, अवध, ठीक है। जितनी भी रीजनल पावर्स थी, ये खुद की डोमिनेंस भी चाहती थी, चाहे ओवरऑल इंडिया में मुगल्स का ही कंट्रोल था। ऐसे ही अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें, इसकी अपनी कुछ सदर्न पार्ट में ये एम्पायर था, तो इसकी अपनी कुछ पॉलिटिकल एंड इंटरनल वीकनेसेस थी, इनके इंटरनल स्ट्राइफ चलते रहते थे बहुत ज़्यादा। इसकी वीकनेस का फ़ायदा फिर उठाएंगे ये जो वोडेयार होंगे, ठीक है। तो खुद को चाहिए एक फ्यूडिटरी डायनेस्टी थी, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट रूलर के जैसे ही रूल करेंगे। उसके बाद देखिए वोडेयार्स के बाद फिर जब हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के पास कंट्रोल चला जाएगा इस डायनेस्टी का, वोडेयार्स का या फिर मैसूर का, तो उसके बाद मैसूर का और भी ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है देखिए इम्पोर्टेंट, कि हमें लगता है कि इन केस अगर ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया कि क्या हैदर अली और टीपू सुल्तान ही पहले ऐसे रूलर्स थे जो कि वोडेयार्स के बाद मैसूर को जिन्होंने ग्रो करा, तो आंसर इसका मतलब नो होगा इसका आंसर, क्योंकि हैदर अली से पहले जो दो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी वो थी नंजराज एंड देवराज।
इन्होंने ही सबसे पहले जो वोडेयार से पावर को छीन कर खुद के पास इन्होंने पावर को ले लिया था। दैट इज़ वो चाहे एक स्टैम्प रूलर जो चल रहे थे वो वोडेयार डायनेस्टी के ही थे, लेकिन जो डी फैक्टो रूलर चल रहे थे वो देवराज एंड नंजराज ही थे, जो कि आर्मी के पर्सनल थे उस टाइम पर। ठीक है, तो उसके बाद से ही फिर हैदर अली का राइज होगा। तो ये आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट एक याद रखना है। अब देखिए, अच्छा एक और फैक्ट याद रख लीजिए वोडेयार डायनेस्टी के रिगार्डिंग कि इसके फाउंडर कौन थे 1399 में। सो यादुराया वोडेयार 1399 में इन्होंने वोडेयार डायनेस्टी की फाउंडेशन करी थी। यादुराया वाई से, एक मिनट में लिख ही देती हूँ, यादुराया वोडेयार। ठीक है, ये वोडेयार डायनेस्टी के फाउंडर थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखते। ओके, अब हम चलते हैं जो कि बाकी के फैक्ट्स सारे स्पेक्ट्रम की बुक में दिए भी हुए हैं। तो सबसे पहले तो बैटल ऑफ टलीकोटा की बात करें कि वोडेयार डायनेस्टी आती कैसे है। सबसे पहले तो देखिए बैटल ऑफ टलीकोटा जो कि 1565 में होती है सदर्न पार्ट इंडिया में। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए एक साइड तो था विजयनगर एम्पायर, दूसरी साइड पर ओके अच्छा देखिए ये तो रहा विजयनगर एम्पायर, एक साइड तो ये हो जाते हैं। अब बैटल ऑफ टलीकोटा में देखिए क्या होता है। विजयनगर के जो एम्पायर के ओपोनेंट होते हैं वो होते हैं ये चारों की चारों पावर्स। इसमें है एक तो इन चारों को बोलते हैं डेक्कन सल्तनत। इसमें एक है बीजापुर, देन है बिदर, देन है अहमदनगर एंड देन है गोलकोंडा। ये चारों के चारों जो होंगे मिलकर विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट फाइट करेंगे, बैटल लड़ेंगे, जिसको बोला जाएगा बैटल ऑफ टलीकोटा। ठीक है, जनवरी 23 1565 में ये बैटल होती है। ठीक है, और जो टलीकोटा है वो प्रेजेंट डे कर्नाटका में है। अब इस बैटल में ये जो अलायंस होती है डेक्कन सल्तनत की, इनकी जीत हो जाती है और विजयनगर एम्पायर का फॉल हो जाता है। जो लास्ट रूलर होता है विजयनगर एम्पायर का वो था आलिया राम राया। अब ये सारे जो फैक्ट्स हैं ना ये भी स्पेक्ट्रम में नहीं दिए हुए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। सो आलिया राम राया जो है ये लास्ट रूलर होता है। तो इस बैटल के बाद इसकी डेथ हो जाती है, विजयनगर एम्पायर फॉल कर जाता है। और जो डेक्कन सल्तनत होते हैं जिसमें कौन आता है, बीजापुर, अहमदनगर, बिदर एंड गोलकोंडा, इनको भी आपने याद रखना है। ये विक्ट्रियस इमर्ज होते हैं, इनकी जीत हो जाती है और ऐसे ही पावर का जो बैलेंस होता है वो भी शिफ्ट हो जाता है। सो विजयनगर एम्पायर के फॉल के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसका कोलैप्स हो जाता है, लास्ट रूलर की डेथ हो जाएगी। एम्पायर की जो कैपिटल थी विजयनगर उसको प्लंडर कर लिया जाएगा, जितने भी डेक्कन सल्तनत होंगे वो सारे इस कैपिटल को लूट लेंगे, बहुत बुरी तरह से प्लंडर करेंगे। पावर का ऑब्वियसली रिकन्फिग्रेशन होगा, बैलेंस चेंज होगा पावर का। डेक्कन सल्तनत के पास ज़्यादा पावर आएगी। इट मीन्स जो कि आसपास की जितने भी राइवलरीज थे, जितने भी रीजनल पावर्स थी, उनको भी एक चांस मिल जाएगा कि हम भी अपनी डोमिनेंस अब इस एरिया में बनाए रखें। ठीक है, ऐसे ही सल्तनत जितने भी डेक्कन सल्तनत होंगे, बीजापुर, बिदर, इन सब का जो होगा वो इस एरिया में अब डोमिनेंस बढ़ जाएगा। पॉलिटिकली भी ये जो विजयनगर एम्पायर होगा ये फ्रेगमेंट हो जाएगा। अब ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स आपने ऐसे ही लिखने हैं। सो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, ये एक फैक्ट बन जाएगा। देन उसके बाद पावर बैलेंस चेंज होगा, रिकन्फिग्रेशन होगी पावर की, कोलैप्स हो जाएगा विजयनगर एम्पायर का। ऐसे ही देखिए कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होंगे इस बैटल के बाद, क्योंकि जो विजयनगर एम्पायर था एट दैट टाइम इट वाज अ थ्राइविंग मेट्रोपोलिस। ठीक है, यहाँ पर सिटीज थी प्रॉपर। तो अब इस बैटल के बाद ही जो विजयनगर एम्पायर एक रेमनेंट जैसा रह जाएगा, इस रूइन रह जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये फुल्ली कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा इस बैटल के बाद। इसी की वजह से ही इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट भी बनेंगे, इम्पैक्ट आएंगे, कल्चरल इम्पैक्ट आएंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएंगे, ट्रेड भी इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा बैटल ऑफ टलीकोटा के रिगार्डिंग। अब देखिए विजयनगर एम्पायर फॉल कर चुका है। इसके बाद जैसे कि बताया कि जो आसपास की एक तो डेक्कन सल्तनत हो गए, उसके बाद जितनी भी रीजनल और पावर्स होंगी उनको भी एक चांस मिलेगा कि हम अपनी डोमिनेंस अब इस एरिया में बढ़ाएं।
अब उन्हीं रीजनल पावर्स में से एक थी मैसूर की पावर, ठीक है। मैसूर मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी इस मैप में, ये यहाँ पर मैसूर है, ठीक है। तो देखिए ये भी विजयनगर एम्पायर में ही है, लेकिन क्या थी, एक फ्यूडिटरी थी, एक रीजनल पावर थी। अब इसको चांस मिल गया कंट्रोल करने का। तो देखिए उसी में से ही एक अब हिंदू किंगडम, हिंदू रूलर आएगा। तो ये हिंदू किंगडम जो होगा 1612 में इमर्ज होगा अंडर वोडियार्स इन द मैसूर रीजन। ओके, ये आप याद रखना है कि जो वोडियार डायनेस्टी थी उसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो थी 1319 में, 1390 में। लेकिन ये जो किंगडम था एज एक इंडिपेंडेंट किंगडम 1612 में ही इमर्ज होता है। एंड उसके बाद जो एक रूलर का नाम दिया गया है चिक्का कृष्ण राजा वोडियार टू, ये रूल करते हैं 1734 से लेकर 1766 तक। अच्छा, 1399 से लेकर 1950 तक, ये एग्जैक्ट डेट है, 1950 तक वोडियार डायनेस्टी रहती है। बहुत सारे रूलर्स आएंगे इस बीच में, सबके नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक स्पेक्ट्रम में ये नाम दिया हुआ है तो आप इसको याद रखें। सो चिक्का कृष्ण राजा वोडियार टू ये रूल करते हैं 1734 से लेकर 1766 तक, ठीक है। अब देखिए सेकेंड हाफ जब आ जाता है 18th सेंचुरी का, दैट इज 1750s के बाद का टाइम, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप किसके पास चली जाएगी, हैदर अली के पास एंड टीपू सुल्तान के पास। उसके बाद ही जो मैसूर होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एक फॉर्मिडेबल पावर बनेगा। इनफैक्ट जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको जो स्टिफ चैलेंज देंगे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैलेंज देंगे ब्रिटिशर्स को, वो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान ही थे, ठीक है। अब आपने ये भी फैक्ट याद रखना है कि जो नंजराज एंड देवराज थे वो भी इसी पीरियड के टाइम पर ही आर्मी के कमांडर्स थे, ठीक है। जो चिक्का कृष्ण राजा वोडियार टू था, ठीक है, ये अर्ली हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में रूलर था, ठीक है। उसी टाइम पर ही जो नंजराज थे जिसको सर्वाधिकारी भी बोलते हैं और जो देवराज थे उनको दुलवाई बोलते हैं, ये दोनों पर्सन से, दोनों ब्रदर्स थे। अब क्या ये करते हैं, ये खुद एक डिफैक्टो रूलर बन जाते हैं। जो एक रबर स्टैंप जैसे रूलर होते हैं ना, वो थे चिक्का कृष्ण राजा वोडियार टू, लेकिन एक्चुअल पावर उनके पास नहीं रहती है। सारी पावर सीज कौन कर लेते हैं, नंजराज एंड देवराज। इन दोनों इवेंट्स को आपने पैरेलली ही याद रखना है, सेपरेट करके नहीं देखना है, ठीक है। अब नंजराज और देवराज के बाद ही आएंगे फिर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। उसके बाद फिर मैसूर जो होगा वो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में आ जाएगा एंड मैसूर ज़्यादा ग्रो करेगा। अब देखिए इंग्लिश को प्रॉब्लम क्यों होती है, ये वॉर्स क्यों होंगी, जो एंग्लो मैसूर वॉर्स होंगी, क्यों होंगी। देखिए क्या होता है कि जो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान थे, ठीक है, इनके एक तो देखिए फ्रेंच के साथ इनके कनेक्शंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब जो जो फ्रेंच थे वो इंग्लिश के ओपोनेंट्स थे, तो फ्रेंच को क्या लगता है कि उनकी जो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट होंगे इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वो ज़्यादा वीक पड़ जाएंगे, वो थ्रेटन हो जाएंगे अगर मैसूर ग्रो करेगा। और मैसूर की प्रॉक्सिमिटी, मैसूर की क्लोजनेस अगर फ्रेंच के साथ ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के साथ फ्रेंच की अगर प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा होगी तो उसका लॉस किसको होगा, इंग्लिश को, क्योंकि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट, उनका ट्रेड एंड उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो वीक पड़ जाएगी। अब एक और रीज़न देखिए क्या बनता है, जो मालाबार कोस्ट है, ठीक है, उसका जो रिच ट्रेड था, ठीक है, ये कोस्टल एरियाज थे ना सारे, तो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान देखिए मालाबार कोस्ट पर इन दोनों का ही जो ट्रेड था वो चल रहा था, स्ट्रॉन्ग ट्रेड। अब मालाबार कोस्ट, ओके, फर्स्ट यहाँ पर देखिए ये ना मद्रास इस साइड है, तो ये रहा मालाबार कोस्ट इस साइड, ये रहा मद्रास। और मद्रास पर किनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, इंग्लिश का। जैसे एक एरिया बंगाल का था, ऐसे ही सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मद्रास पर ही इंग्लिश का ज़्यादा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा कंट्रोल था। इन्होंने एरियाज डिवाइड कर रखे थे ना, एक ईस्ट की साइड जो हो गया वो बंगाल का एरिया हो गया, ठीक है, ऐसे ही जो सदर्न पार्ट में था एरिया वो था मद्रास, इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब देखिए मद्रास भी पास में ही है, मालाबार भी पास में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टीपू सुल्तान और हैदर अली का कंट्रोल ज़्यादा रहेगा, उनका रिच ट्रेड रहेगा, तो लॉस किसको होगा, ठीक है, वो होगा मद्रास को। दैट इज अल्टीमेटली किसको होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉस होगा। और पॉलिटिकली भी ये लोग कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी,
तो उनका फिर से अगेन लॉस होगा। अगर मैसूर राइज करेगा, देखिए पावर तो एक ही रहेगी अल्टीमेटली, ठीक है, चाहे बैटल हो या बैटल ना हो, एक का ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। और मैसूर एंड जो मद्रास हैं वो आसपास हैं दोनों ही, ठीक है। अगर मैसूर राइज करेगा तो ऑब्वियसली फिर जो मद्रास होगा उसका डाउनफॉल होगा, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी का डाउनफॉल होगा। अब इन सारी चीज़ों की वजह से ही, क्योंकि हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के आने के बाद ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहे थे, जो कि उस टाइम पर थी मद्रास में। तो इस वजह से ही देखिए बैटल्स होना स्टार्ट होती हैं। ये एक मेन चैलेंज रहता है, मेन पॉइंट रहता है इस बैटल, इन सारी बैटल्स का, जो कि 4 बैटल्स होती हैं। फिर उसके बाद फ्रेंच भी रहते हैं, क्योंकि हैदर अली की क्लोजनेस जो होगी वो फ्रेंच के साथ ज़्यादा होगी। फ्रेंच की वजह से ही अब वो अपनी आर्मी को ट्रेन कर पाएगा हैदर अली, ठीक है। एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर पाएगा आर्म्स के लिए, अम्यूनिशन के लिए, अपनी आर्मी को ट्रेन कर पाएगा वेस्टर्नाइज्ड मेथड से, ठीक है। ये सारी चीज़ें फ्रेंच की हेल्प से ही हो पाती हैं, और ये चीज़ें इंग्लिश को कभी पसंद नहीं आएगी। अब थोड़ा सा ना यहाँ पर स्पेक्ट्रम में हैदर अली का राइज भी बताया गया है, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा बता रही हूँ, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हाँ उसका बर्थ कब हुआ। जैसे कि 1721 में हुआ, उस टाइम पर चिक्का कृष्ण राजा वोडेयार टू थे, और उसी टाइम पर ही नंजराज एंड देवराज 2 ब्रदर्स थे, जिन्होंने चिक्का कृष्ण राजा वोडेयार टू की पावर को ख़त्म करके खुद डिफैक्टो रूलर बन गए थे। दैट इज़ चाहे रूलर वो था वोडेयार ही, कृष्ण राजा वोडेयार ही था, लेकिन रूल अल्टीमेटली कौन कर रहा था, नंजराज एंड देवराज। उसी टाइम पर ही देखिए जो अर्ली 18th सेंचुरी है, 1721 में एक ऑब्सक्यूर फैमिली दैट इज जो कि हिस्ट्री में अननोन थी, उसका कोई रेलिवेंस नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। हैदर अली का बर्थ होता है, ठीक है, और वो नंजराज और देवराज के अंडर ही एज हॉर्समैन स्टार्ट करते हैं, आर्मी में हॉर्समैन बनते हैं वो मैसूर की आर्मी में, ठीक है, इन दोनों मिनिस्टर्स के अंडर। लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी थी हैदर अली की थी वो क्या थी कि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा कीन इंटेलेक्ट वाले, एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थी। उसके बाद देखिए इसके पास डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत ज़्यादा थी। हैदर अली को पता होता था कि किस रीजनल पावर को या फिर किस रूलर को मैंने पैसे की हेल्प से अपनी साइड करना है, एंड किस रूलर को मुझे आर्मी, कैवलरी या फिर आर्टिलरी की हेल्प से ही सबड्यू करना पड़ेगा। उसको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होती थी, ऑल दो वो एक अनएजुकेटेड पर्सन था, ठीक है। अब अगर हम इस मैप में देखें, जस्ट अ सेकेंड, सो देखिए ये जितने भी मैंने ना रेक्टेंगल बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं सारे के सारे मराठास, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मराठास। ये जो एरिया है ये है हैदराबाद का एरिया, ये रहा यहाँ पर मैसूर, ठीक है। ये है यहाँ पर मद्रास, यहाँ पर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उस टाइम पर क्योंकि देखिए यूनिटी तो किसी भी पावर में नहीं थी, सारे के सारे अपनी ही डोमिनेंस चाहते थे, चाहे कोई वो रीजनल पावर थी, चाहे वो मुगल्स भी थे, ठीक है। तो जितने भी ये मराठास थे, ये सारे के सारे मैसूर को यहाँ से देखिए अटैक करेंगे। अब मैसूर को प्लंडर करेंगे, मैसूर को लूटेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद में कौन था, निज़ाम, ठीक है। तो ये भी अब ये सारे लोग अब मैसूर को अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए मद्रास में भी ब्रिटिशर्स हैं, तो ये सारी की सारी जो है मद्रास के ही राइवल्स हैं। अब ये जो मराठाज एंड निज़ाम है, ये क्या करते हैं, मैसूर को बार बार लूटते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से मैसूर को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वो तो होंगे ही, क्योंकि जितने भी ये अग्रेसर्स होंगे, अग्रेसर्स कौन, मराठाज एंड निज़ाम, ठीक है। ये पैसा डिमांड करेंगे, जब भी कोई पावर जीतती है, ठीक है, किसी बैटल में, तो वो पैसा भी लेती है, ठीक है। तो फाइनेंशियली वीक हो रहा है मैसूर, उसके साथ ही पॉलिटिकली भी वीक होगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी एरिया में बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं, वॉर्स हो रही हैं, बैटल्स हो रही हैं, उसको प्लंडर करा जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कभी भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो उस टाइम पर देखिए अब नंजराज और देवराज तो थे, ठीक है, लेकिन उनके बाद क्या, तो यहाँ पर एक पावर वैक्यूम आ जाता है मैसूर के एरिया में। तो यहाँ पर नीड ऑफ द आवर क्या था, एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत क्या थी उस टाइम की, कि कोई ऐसा पर्सन आना चाहिए जिसके पास डिप्लोमेटिक स्किल्स भी हो, जिसके पास मिलिट्री पावर्स भी हो। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स को हराना है, निज़ाम या फिर मराठास को हराना है, क्योंकि देखिए मराठास जो थे ना, इनकी एक स्पेशलिटी थी कि ये
एक साथ तो खैर कभी नहीं थे, लेकिन जितने भी ये रूलर्स थे मराठास के, लेकिन इनकी बहुत ही स्विफ्ट आर्मी रहती थी, ठीक है। ये एक एक जगह पर कभी भी नहीं रहते थे, चलते रहते थे, जिसकी वजह से इनको हराना बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। तो ऐसा एक पर्सन चाहिए था मैसूर में जो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए कि ठीक है, मुझे मराठास को एक कैवलरी की वजह से, हॉर्सेस की वजह से ही हराना पड़ेगा, ठीक है। और एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज़ कर पाए, उसको पता हो कि किस इंसान को अगर मैंने पैसा दे दिया तो वो मेरी साइड हो जाएगा, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि हाँ, कहाँ पर मुझे आर्म्स अम्यूनिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी की सारी जो स्किल्स थी, समझने की जो स्किल्स थी, सारी की सारी ना हैदर अली के पास थी। तो वो इस पावर वैक्यूम को अब फिल करेगा, ठीक है। मैसूर में फिर राइज किसका होगा, अब हैदर अली का। हैदर अली अब डी फैक्टो रूलर बनेगा मैसूर का 1761 में। अब देखिए, अब यहाँ पर ना आपने एक और फैक्ट भी याद रखना है, 1761 में ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी होती है, ठीक है, जिसमें मराठाज हार चुके थे। अब ये सारी की सारी चीज़ें ना आपने याद रखनी है कि हाँ, एक ही फैक्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि पूरे इंडिया में एक टाइम पर 1761 में सिर्फ एक ही इवेंट चल रही है। सो ठीक है, यहाँ पर मैसूर के राइवल्स कौन से आ गए, एक साइड तो है मराठास, दूसरी साइड है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, एंड देन ऑन द थर्ड साइड है मद्रास, यहाँ पर है ब्रिटिशर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप ना स्क्रीनशॉट ले लें, ये सिर्फ मैंने रिवीजन पर्पस के लिए ऐसे इनको बनाया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बैटल ऑफ, इसमें जो 4 बैटल्स थी एंग्लो मैसूर वॉर्स की, ठीक है। ओके, अब हैदर अली को ये सारी चीज़ें समझ आती हैं कि उसको आर्टिलरी भी चाहिए, उसको अम्यूनिशन चाहिए, दैट इज़ उनको हथियार, वेपन्स वगैरह चाहिए। उसकी जो आर्मी है वो प्रॉपर वेस्टर्नाइज्ड ट्रेंड होनी चाहिए, उसके पास कैवलरी भी होनी चाहिए। सो हैदर अली क्या करते हैं कि वो फ्रेंच की हेल्प से एक आर्सेनल इस्टेब्लिश करते हैं डिंडीगुल में, जो कि आज के टाइम पर तमिलनाडु में है। और आर्सेनल क्या है, एक हथियारों की फैक्ट्री, ठीक है। और फिर उसके साथ ही वो अपनी आर्मी को वेस्टर्नाइज्ड मेथड से ट्रेन भी करते हैं। ये सारी हेल्प वो फ्रेंच से ही ले रहे हैं। अब देखिए, इन सारी चीज़ों से ना ब्रिटिशर्स को ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी। अब उसके साथ ही वो अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स को भी यूज़ करेगा अपने ओपोनेंट्स को आउट मैन्यूवर करने के लिए, ओपोनेंट्स को हराने के लिए, जैसे कि मराठास को वो पैसे देगा, ठीक है। उसके साथ ही वो अपनी मिलिट्री स्किल्स का, अब वो आर्मी ट्रेन कर चुका है, उसके पास आर्सेनल है, तो अपनी मिलिट्री स्किल्स का यूज़ करके देखिए वो कैप्चर करेगा एक तो डोड बालापुर को, ठीक है, एक सेरा, देन बदनूर, देन होजकोटे, इन चारों एरियाज को वो कंट्रोल कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर ना 1761 में मराठाज पानीपत की बैटल में हार चुके थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। अब मराठाज जो होंगे वो धीरे धीरे रिकवर करेंगे। रिकवर करने के बाद माधवराव के अंडर, जब मराठाज माधवराव के अंडर रिकवर करेंगे, उसके बाद फिर वो अगेन मैसूर पर अटैक करेंगे, ठीक है। मैसूर पर अटैक करने के बाद देखिए वो 3 ईयर्स में, ये सेपरेटली है, ये एक तो वो 1764 में हैदर अली को हराएंगे, दैट इज़ मैसूर को हराएंगे, फिर उसके बाद 1766 में भी, देन 1771 में भी। इन 3 ईयर्स में सेपरेटली जो मराठाज होंगे अंडर माधवराव, वो मैसूर को हराएंगे, ठीक है। उसके साथ ही अब देखिए, क्योंकि जो हैदर अली था उसके पास ना डिप्लोमेटिक स्किल्स थी, उसको पता था कि मुझे मराठास को कैसे कंट्रोल करना है। तो वो मराठास के साथ पीस बाय करने के लिए, दैट इज़ मराठास को आप बोल सकते हो कि अपनी साइड करने के लिए 35 लाख रुपीज़, जो उस टाइम पर जो 35 लाख रुपीज़ हैं, ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। ये इतनी अमाउंट मराठास को हैदर अली पे करेगा और इनके साथ पीस हो जाएगी, ठीक है, मराठास की। अब जो हैदर अली होगा वो, अब देखिए माधवराव की डेथ हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी जो मराठास ने मैसूर के ऊपर अटैक करा था वो 1771 तक करा था। 1772 में अब माधवराव की डेथ हो जाएगी, तो हैदर अली को एक चांस मिल जाएगा कि जितना भी उससे एरिया मराठास ने लूट लिया है, ठीक है, अब मैं वो रिकवर करूं। तो हैदर अली की अब टर्न आएगी, वो मराठास को रेड करेगा 1774 से लेकर 1776
6 तक, और जितनी भी टेरिटरीज वो ऑलरेडी लूज कर चुका था टू मराठास, वो सारी की सारी टेरिटरीज को रिकवर कर लेगा। उसके साथ ही वो और न्यू एरियाज को भी मराठास से लूट लेगा। ठीक है, तो ये तो था हैदर अली का, उसकी डिप्लोमेटिक स्किल्स, उसकी जो एक स्ट्रेटेजिक स्किल्स थी, उसने अंडरस्टैंड करा कि कैसे मिलिट्री की पावर चाहिए, कैसे उसको उसने फ्रेंच की हेल्प ली, उसने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करा, आर्सेनल इस्टेब्लिश करा डिंडीगुल में। ऐसे ही उसने मराठास के साथ पीस बाय करी। अब देखिए ये जो बैटल्स थी चल रही मराठास के बीच में, छोटी छोटी बैटल्स मराठास और हैदर अली के बीच में, अब ये ना आगे कंटिन्यू करेंगी और कल्मिनेट कैसे होगी इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर। अब देखिए वो कैसे होगा। हैदर अली के या फिर माइसोर के राइवल्स कौन से थे? अच्छा, मैं हैदर अली और माइसोर को इंटरचेंजेबली यूज करूंगी, कभी हैदर अली एंड कभी माइसोर, द मीनिंग विल बी सेम पावर। सो हैदर अली के राइवल्स कौन से थे? मराठास के साथ उसने पीस बाय कर ली 35 लाख रुपीज देके। ठीक है, अब जो सेकेंड राइवल था वो कौन सा था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, लेकिन जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था ना, इसकी एक प्रॉब्लम थी कि इसकी नेचर जो थी वो स्टेबल नहीं थी। ये कभी ब्रिटिशर्स के साथ चला जाएगा, कभी ये मराठास के साथ, एंड कभी ये अपनी अलायंस को शिफ्ट कर लेगा टू द साइड ऑफ हैदर अली इटसेल्फ। ठीक है, तो ये अपनी जो अलायंस थी वो शिफ्ट करता रहता था। और जो इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे, उसको उनको तो हैदर अली के साथ ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, मराठास के साथ पीस बाय हो चुकी है, तो उनका प्रॉब्लम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए जो निज़ाम होगा ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर माइसोर के ऊपर अटैक करेगा, अब मराठास के बाद। ठीक है, निज़ाम ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर माइसोर के ऊपर अटैक कर दिया, बट जो निज़ाम होगा इन द मिडल ऑफ वॉर वो अपनी अलायंस को चेंज कर लेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो कॉन्फिडेंस था वो ऑलरेडी बूस्ट हो चुका था। कैसे? एक तो देखिए वो बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके थे, और बैटल ऑफ बक्सर भी, जिसमें देखिए दो, एक तो मुगल एम्परर भी था, अवध वगैरह, ये सारे के सारे रूलर्स थे। ठीक है, सबसे बड़ी बात थी कि उसमें मुगल एम्परर था। तो ये जितनी भी बंगाल में बैटल्स हुई थी, बंगाल में सक्सेस हुई थी प्लासी के बाद, बक्सर के बाद, जो इंग्लिश थे उनके पास एक तो मिलिट्री स्ट्रेंथ भी थी, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो वो हैदर अली एंड और जितनी भी ये पावर्स हैं छोटी मोटी, उन सबको हरा ही देंगे। ठीक है, अब उनको भी पता था ब्रिटिशर्स को, जो निज़ाम है ये अपनी अलायंस शिफ्ट करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो अब ये क्या करते हैं, ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद को डराते हैं एक्चुअली, कि देखिए जो हैदर अली है उसने मराठास के साथ तो पीस बाय कर ली है, अब आप बचे हो, अब हैदराबाद बचा है, तो हैदर अली है वो हैदराबाद के ऊपर अब अटैक करेगा। ठीक है, एरियाज मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं, देखिए ये आसपास ही हैं एरिया सारे। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स ऐसे देखिए निज़ाम को डराएंगे कि हैदर अली जो है वो अब हैदराबाद के ऊपर अटैक करेगा, तो आप क्या करो कि आप हमारे साथ एक ट्रीटी साइन कर लो, दैट इज जो निज़ाम है वो ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी साइन कर ले। जो नॉर्दर्न सिरकारिस का रीजन है ये कहाँ पर है? अब देखिए ये रहा नॉर्दर्न सिरकारिस का रीजन। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ब्रिटिशर्स हैदराबाद से डिमांड करते हैं, निज़ाम से डिमांड करते हैं, इन रिटर्न वो क्या करेंगे? इन रिटर्न वो माइसोर से हैदराबाद को प्रोटेक्ट करेंगे, दैट इज हैदर अली से वो निज़ाम को प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये नॉर्दर्न सिरकारिस रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए सबसे पहले तो ट्रेड की, ऊपर से देखिए बंगाल के भी पास है, ये रीजन ब्रिटिशर्स के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है मालाबार, यहाँ पर भी इनका ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है ब्रिटिशर्स का। तो ये जो रीजन था ये वो निज़ाम से डिमांड करते हैं, एंड इन रिटर्न क्या करेंगे? वो निज़ाम को बोलेंगे कि हम हैदर अली से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि मराठास के साथ तो उसकी पीस हो गई है, उन्होंने पैसे दे दिए हैं। ठीक है, हैदर अली ने मराठास को। अब ये चीज़ होती है, तो जो निज़ाम होगा वो ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन कर लेगा। ट्रीटी साइन करने के बाद भी देखिए अलायंसेस फिर से शिफ्ट होती हैं बाद में। पहले तो देखिए इनिशियली क्या होगा, जो निज़ाम होगा मराठास, अब मराठास देखिए पैसे तो उन्होंने ले लिए, लेकिन मराठास फिर से इंग्लिश के साथ मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ उस टाइम पर इंडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा नहीं था कि हाँ ये पूरा इंडिया हमारा है। ठीक है, यूनिटी नहीं थी, तो निज़ाम, मराठास एंड इंग्लिश ये तीनों ही मिल जाएंगे अगेंस्ट हैदर अली। ठीक है,
अब ये फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर चल रही है, आप इवेंट्स को ऐसे ही सुनते जाएं, एक फ्लो बना रहेगा। और इस सारे की सारी जो स्क्रीन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ये आपके पास रिवीजन के लिए बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए तीनों ही मिल जाते हैं, निज़ाम, माइसोर एंड इंग्लिश अगेंस्ट हैदर अली। अब हैदर अली देखिए फिर से अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को यूज़ करेगा, मराठास को फिर से वो न्यूट्रल कर देगा, मतलब कि मराठास को वो अपनी साइड करेगा, उनको फिर से पैसा देगा, ठीक है। और जो निज़ाम होगा, निज़ाम को वो अपनी साइड कैसे करेगा, वो उसको बोलेगा कि जितनी भी बैटल्स के बाद टेरिटरीज होंगी, जो भी कॉन्कर्ड टेरिटरीज होंगी, जो भी हैदर अली जीत जाएगा, उन टेरिटरीज में से कुछ शेयर जो होगा वो निज़ाम को देगा, ठीक है। तो वो ऐसे निज़ाम को भी खुद की साइड कर लेगा। अब बचा कौन, एक साइड ब्रिटिशर्स दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दूसरी साइड बचा हैदर अली। अब देखिए हैदर अली क्या करेगा, अपनी आर्मी को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दो कंटिंजेंट बनाएगा, ठीक है। अब जो स्पेक्ट्रम है ना उसमें सीधा डायरेक्ट ही दे दिया गया है दैट जो निज़ाम होंगे और मराठास को न्यूट्रल कर दिया, जो निज़ाम होगा वो हैदर की साइड चला गया, देन उसके बाद जो होगा निज़ाम के साथ मिलकर आरकोट के ऊपर अटैक कर दिया गया, ठीक है। अपने ऐसे नहीं चलना है। देखिए सबसे पहले जो हैदर अली होगा वो अपनी आर्मी को दो कंटिंजेंट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। देखिए वो कितनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्किल्स को यूज़ करता है। तो बीच में देखिए क्या है, वेस्टर्न घाट भी है एक साइड, दूसरी साइड है ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो हैदर अली का एक कंटिंजेंट आर्मी का क्या करेगा, वेस्टर्न घाट को क्रॉस करेगा और कहाँ पर पहुंचेगा, कार्नेटिक में। अब कार्नेटिक में क्या है, आरकोट, क्योंकि जो आरकोट है वो कार्नेटिक की है कैपिटल, ठीक है। ये सारी इवेंट्स को अपने फ्लो में ही याद रखना है ऐसे। सो आरकोट में देखिए एक पर्सन है, यहाँ का जो रूलर है आरकोट का, उसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है खैर, बट आप याद रख सकते हो, वल्लाजा, ठीक है। ये उस टाइम पर था आरकोट का नवाब, ठीक है। अब ये जो नवाब था ना ये था ब्रिटिशर्स का एलाई, ब्रिटिशर्स का ये एक एलाई था, ठीक है। अब जो हैदर अली की आर्मी का एक कंटिंजेंट है वो वेस्टर्न घाट को क्रॉस कर चला जाता है कार्नेटिक में। कार्नेटिक में यहाँ पर पहुंचकर वो अटैक करता है आरकोट के नवाब के ऊपर, और आरकोट का जो नवाब था वो था ब्रिटिश का एक एलाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, और जो दूसरा कंटिंजेंट होगा आर्मी का वो क्या करेगा, जो ब्रिटिशर्स के मद्रास की साइड छोटे छोटे माइनर पोस्ट थे, ठीक है, वेस्टर्न घाट को क्रॉस करने के बाद उन माइनर पोस्ट को, जो कि आर्मी के पोस्ट होते हैं, उनको भी कंट्रोल करना, उनको अक्वायर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और कार्नेटिक में क्या होगा, दैट इज आरकोट में जो एक कंटिंजेंट गया हुआ था आर्मी का, वहां पर जो ब्रिटिश हैदर अली होगा वो ब्रिटिशर्स को हरा देगा, ठीक है। और जितने भी वहां के जो प्रिजनर्स होंगे उन सारे प्रिजनर्स को वो श्रीरंगपट्टनम भेज देगा हैदर अली, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब देखिए क्या होगा कि ये ना जो वॉर होगी, जो वल्लाजा के ऊपर अटैक करने के बाद जो वॉर चलेगी वो फॉर ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ के हाफ तक ना वो चलती रहेगी और कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा, ठीक है। अब दोनों ही साइड्स ना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, हैदर अली को भी लगेगा कि कोई कंक्लूजन नहीं हो रहा है, तो वो सडनली अपनी ना एक स्ट्रेटजी को चेंज करेगा हैदर अली। हैदर अली क्या करेगा, देखिए मद्रास में अगेन कौन थे, ब्रिटिशर्स, तो हैदर अली सडनली वहां पर अपीयर हो जाता है मद्रास में अपनी आर्मी के साथ, ठीक है। तो मद्रास में अब एक क्योस बन जाएगा, एक पैनिक की सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं होगी ना कि हैदर अली सडनली वहां पर अपीयर हो जाएगा। तो हैदर अली ने जो कार्नेटिक का रीजन था आरकोट का, वहां पर ऑलरेडी अपनी कंटिजेंसी की हेल्प से जीत लिया था, उस एरिया को हरा दिया था, ठीक है। तो वहां पर एक क्योस की सिचुएशन बन जाती है। तो अल्टीमेटली जो इंग्लिश होते हैं मद्रास में, हैदर अली उनको एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स करता है, बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करते हैं जो ब्रिटिशर्स होंगे, और उस ट्रीटी का नाम रखा जाता है ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो कि साइन करी जाती है 4 अप्रैल 1769 में। अब इस ट्रीटी में क्या देखिए बोला जाता है, एक तो मैंने आपको बताया था ना कि कैसे हैदर अली ने जब कार्नेटिक में ब्रिटिशर्स को हराया था तो वहां से सारे के सारे प्रिजनर्स को लेकर वो श्रीरंगपट्टनम भेज देता है। तो फर्स्ट इस ट्रीटी में क्या बोला जाता है कि जितने भी प्रिजनर्स होंगे उन सबको एक्सचेंज करा जाएगा। जो ब्रिटिशर्स प्रिजनर्स थे
हैदर अली के पास, वो वापस ब्रिटिशर्स के पास भेज दिए जाएंगे। ऐसे ही इन केस अगर हैदर अली के कुछ आर्मी के लोग ब्रिटिशर्स के पास प्रिजनर्स हैं, उनको हैदर अली के पास वापस भेज दिया जाएगा। एंड म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन भी होगा कॉन्क्वेस्ट का। इसका मतलब क्या है कि जो प्रीवियस कंडीशंस चल रही थी इस वॉर से पहले, उनको रीस्टोर करा जाएगा। जितने एरियाज हैदर अली के पास थे वो हैदर अली के पास चले जाएंगे, और जितने एरियाज का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास था वो ब्रिटिशर्स के पास चले जाएंगे। एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास में, वो ये कि इन केस अगर कोई आसपास की राइवल पावर्स हैदर अली के ऊपर अटैक करेंगी तो ब्रिटिशर्स को हैदर अली का साथ देना होगा। ऐसे ही अगर कोई पावर ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करेगी तो हैदर अली को ब्रिटिशर्स का साथ देना होगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ऑफ मद्रास, वन हैड टू सपोर्ट द अदर इफ दे वर अटैक्ड बाय द राइवल पावर्स। सो ये तो थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेकर 1769 तक। अब यहाँ पर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट और भी याद रखना है कि इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम था लॉर्ड विरेल्स्ट, VERELST, इनका नाम भी आप याद रखें। तो इसके बाद ही देखिए आगे अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी आएगी 1780 से लेकर 84 तक। इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वान हेस्टिंग्स। इनका नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, तो इसको भी आप लिख लें। अब ये बैटल होती क्यों है, क्योंकि देखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में इंग्लिश और हैदर अली के बीच में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें बोला था कि अगर कोई और राइवल पावर अटैक करती है इन दोनों के ऊपर ही तो एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, ठीक है, हेल्प करनी पड़ेगी। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब माधवराव के टाइम पर 1771 पर भी जो मराठास होंगे वो हैदर अली को अटैक करेंगे। अब ये जो ट्रीटी थी वो कब साइन हुई थी, 1769 में। तो 1771 का टाइम आ चुका है, हैदर अली के ऊपर मराठास अटैक कर देते हैं 1771 में। दैट इज थर्ड टाइम, जो कि पहले भी बताया है, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को क्या करना था, हैदर अली की हेल्प करनी थी अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। तो देखिए इवेंट्स सारे ना साथ साथ चल रही हैं, इनके रीजंस आगे आगे बन रहे हैं, तो आपने ऐसे ही इनको याद रखना है फ्लो में ही। तो यहाँ पर जो इंग्लिश होंगे वो ब्रीच ऑफ फेथ कर देंगे और ट्रीटी की नॉन ऑब्जर्वेंस होगी, या दैट इज जो ब्रिटिशर्स होंगे वो हैदर अली की हेल्प के लिए नहीं आएंगे, वो ट्रीटी की जो टर्म्स थी उनको वो नहीं मानेंगे, उनको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है। और जो फिर जो हैदर अली होगा अब उसको क्या दिखता है, फ्रेंच के साथ ऑलरेडी इसके जो टाइज थे थोड़े अच्छे थे हैदर अली के, ठीक है। उनकी हेल्प से ही इसने आर्मी को मॉडर्नाइज करा था, आर्सेनल इस्टेब्लिश करा था डिंडीगुल में। अब क्या होगा, फिर वो जो हैदर अली होगा वो फ्रेंच की हेल्प लेगा, ठीक है। इंग्लिश तो आए नहीं थे। अब जो फ्रेंच का एक एरिया कहाँ पर था, माहे में, ठीक है। हैदर अली क्या देखता है कि इंस्टेड ऑफ इंग्लिश जो फ्रेंच हैं वो हैदर अली की हेल्प के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, कि जो फ्रेंच है वो ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, चाहे वो आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना हो, जैसे कि गन्स वगैरह चाहिए, सॉल्ट पीटर चाहिए जो पाउडर वगैरह होता है, ठीक है। तो इन सब की रिक्वायरमेंट भी फ्रेंच हेल्प कर रहा है। जो वॉर हो रही है, ठीक है, जो मराठास अगर अटैक कर रहे हैं हैदर अली के ऊपर उस टाइम पर भी इंग्लिश हेल्प नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, बट जो फ्रेंच है वो हैदर अली की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो माहे यहाँ पर क्या थे, कौन थे यहाँ पर, फ्रेंच थे। तो माहे के थ्रू फिर जो जितना भी वॉर का मटेरियल होगा वो मैसूर में भेजा जाएगा, दैट इज हैदर अली की हेल्प के लिए भेजा जाएगा। और उसी टाइम पर ही पैरेलली देखिए एक फॉरेन कंट्री अमेरिका में क्या इवेंट चल रही है, वहां पर चल रही है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब इस वॉर में भी जो फ्रेंच और जो इंग्लिश होंगे ये दोनों ही ऑपोजिट साइड पर होंगे। अब इंडिया में क्या इवेंट चल रही है, मराठास के ऊपर मराठास ने हैदर अली के ऊपर अटैक कर दिया है, और जो इंग्लिश हैं वो हैदर अली का साथ नहीं दे रहे हैं, ट्रीटी को नॉन ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी फ्रेंच जो है वो हैदर अली का साथ दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी फिर इंग्लिश एंड फ्रेंच एक दूसरे के अगेंस्ट है। एंड जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी वहाँ पर भी इंग्लिश एंड फ्रेंच जो होंगे वो एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर इंडिया में अगर हैदर अली की फ्रेंच के साथ जो प्रॉक्सिमिटी होगी और ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ेगी तो प्रॉब्लम किसको होगी, अल्टीमेटली इंग्लिश को, ठीक है।
अब ये जो हैदर अली के फ्रेंच के साथ ऐसे रिलेशंस ग्रो हो रहे थे, इसकी वजह से ना इंग्लिश को प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होगी कि वो जो फ्रेंच का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था माहे, उसको कैप्चर करेंगे। दे विल ट्राई टू कैप्चर माहे। एंड हैदर अली की क्योंकि फ्रेंडशिप फ्रेंच के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और जो हैदर अली होगा वो ये मानता था कि जो माहे है वो उसकी प्रोटेक्शन के अंडर है। अब जो इंग्लिश होंगे वो माहे को कंट्रोल करेंगे, तो ऑब्वियसली वो हैदर अली की अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब बनेंगी फिर सेकेंड वॉर का एक कॉज बनेंगी। दैट इज, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? क्योंकि जो इंग्लिश थे उन्होंने ट्रीटी ऑफ मद्रास को ऑब्जर्व नहीं करा था, उसकी टर्म्स को नहीं माना था, मराठाज ने अटैक कर दिया था। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जो इंग्लिश होंगे वो माहे को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अब माहे को हैदर अली अपनी एक प्रोटेक्शन में मानता है, तो वो अपनी उसको लगता है कि मेरी ही अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया है ब्रिटिशर्स ने। अब ये देखिए आगे वॉर बनेगी। यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग्स ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो माइसोर वॉर 1780 से 84। ठीक है, अब देखिए कोर्स ऑफ वॉर कैसे चलता है। माइसोर के आसपास 3 एरियाज हैं, 3 पावर्स हैं, मराठास की, निज़ाम हैदराबाद की, और ऑन द थर्ड साइड, ऑन द ईस्टर्न साइड वॉज मद्रास, जो कि ब्रिटिशर्स का था। अब जो मराठाज एंड निज़ाम थे वो तो उनकी अलायंस तो हमेशा हमेशा ही शिफ्ट होती रहती थी, उनकी एक कभी भी अलायंस स्ट्रॉन्ग थी ही नहीं। तो अब की बार क्या होगा, हैदर अली एक एंटी इंग्लिश अलायंस फोर्ज करेगा, किसके साथ? मराठास के साथ मिलकर और निज़ाम के साथ मिलकर। अब देखिए जो मराठास एंड निज़ाम है वो हैदर अली के साथ मिल चुके हैं इंग्लिश के अगेंस्ट। ठीक है, इस अलायंस का रिजल्ट क्या होगा कि अगेन कार्नेटिक में ये अलायंस पहुंचेगी। ठीक है, कार्नाटिक के ऊपर अटैक करा जाएगा, उसकी कैपिटल है आरकोट, आरकोट को कैप्चर कर लिया जाएगा। और यहाँ पर कौन था? जो इंग्लिश की जो आर्मी थी यहाँ पर थी कॉलोनल बेली के अंडर। तो 1781 में आरकोट को ये जो अलायंस होगी हैदर अली की, मराठाज एंड निज़ाम की, कार्नेटिक में पहुंचकर आरकोट उसकी कैपिटल, उसको कैप्चर कर लेंगे 1781 में। यहाँ पर जो इंग्लिश आर्मी थी वो थी कॉलोनल बेली के अंडर, लेकिन उसको हरा दिया जाएगा। अब देखिए जब अगर इसको हरा दिया तो वापस फिर उनको इंग्लिश को कोई हेल्प तो पहुंचेगी ना। हेल्प कहाँ से पहुंचेगी? मद्रास की साइड से ही। लेकिन उससे पहले इंग्लिश को क्या लगता है कि मराठाज एंड जो निज़ाम की हैदर अली के साथ अलायंस है उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंग्लिश क्या करते हैं, सर आयरकूट स्ट्रेटजी अपनाता है। ठीक है, वो मराठाज एंड निज़ाम को हैदर अली से डिटैच कर देता है। दैट इज he was successful to break the alliance between मराठाज निज़ाम एंड हैदर अली। ठीक है, अब इन तीनों की जो अलायंस बनी थी स्टार्टिंग में वो ब्रेक हो जाती है। बट जो हैदर अली होगा वो अकेला ही इंग्लिश को फाइट करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर ये जो मराठाज एंड निज़ाम के साथ अलायंस थी वो ब्रेक हो चुकी है, वो इंग्लिश को अकेला ही फाइट करेगा अनटिल उसकी पोर्टो नोवा में उसकी डिफीट हो जाएगी नवंबर 1781 में। ठीक है, अब ये जो पोर्टो नोवो है ये है आज के टाइम पर तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहाँ पर हैदर अली की फाइनली डिफीट होगी, बट यहाँ पर भी उस जो हैदर अली होगा वो अपनी फाइनल डिफीट नहीं मानेगा, वो फिर से रीग्रुप करेगा अपनी फोर्सेस को, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, फिर से अगेन इंग्लिश के अगेंस्ट रिटेलिएट करेगा एंड फाइनली वो इंग्लिश को हराएगा, इंग्लिश को डिफीट करेगा अल्टीमेटली जो हैदर अली होगा। एंड जो एक यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जो इंग्लिश का एक कमांडर होगा ब्रेथवेट, इसको फिर हैदर अली हराएगा। देखिए पहले क्या होता है, ये कैसे चलता है, पहले हैदर अली निज़ाम एंड मराठाज मिलकर आरकोट को कैप्चर करते हैं, यहाँ पर हराते हैं कॉलोनल बेली को। ठीक है, अब जो इंग्लिश होंगे अंडर सर आयरकूट वो इस अलायंस को ब्रेक करेंगे। अब हैदर अली अकेला फाइट करेगा, लेकिन उसकी डिफीट हो जाएगी पोर्टो नोवो में जो कि आज के टाइम पर तमिलनाडु में है, नवंबर 1781 में। देन उसके बाद फिर से वो हैदर अली अपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, अगेन रिटेलिएट करेगा, अगेन वो हराएगा इंग्लिश को। ठीक है, तो तीन बार ये छोटी छोटी बैटल्स चल रही हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर जो थर्ड टाइम पर इंग्लिश हारेंगे वो होंगे अंडर कमांडर ब्रेथवेट। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होगा कि नवंबर 1781 तक का टाइम आ चुका है, लेकिन हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में, दिसंबर
7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। और इस बैटल को, अब बैटल ख़त्म नहीं हुई है, इस बैटल को आगे कंटिन्यू करेंगे टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के बेटे थे, ठीक है। बट ये जो बैटल होगी वो फॉर अराउंड 1 ईयर तक कंटिन्यू रहेगी, बट विदाउट एनी पॉजिटिव आउटकम्स। कोई भी आउटकम नहीं आती है, कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, ना तो टीपू सुल्तान के लिए और ना ही ब्रिटिशर्स के लिए। अब क्योंकि वॉर जो थी वो इनकन्क्लूसिव थी, कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा था, तो दोनों ही साइड्स, ब्रिटिशर्स भी एंड जो टीपू सुल्तान होगा, क्योंकि अब हैदर अली मर चुका है, ठीक है, तो ये दोनों ही एक ट्रीटी साइन करेंगे, पीस ट्रीटी, जिसको बोला जाएगा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। 1784 में ये ट्रीटी साइन होगी, जिसके बाद जितनी भी जिसकी टेरिटरीज थी वो दोनों ही टेरिटरीज को वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब जो नेक्स्ट की 2 वॉर्स हैं और जो आगे वाला टॉपिक है टीपू सुल्तान के एस्टिमेट्स, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई प्रॉमिस अगेन एंड ट्रस्ट मी, मैं या तो फिर डे आफ्टर टुमारो मैं वीडियो लेके आऊँगी या फिर 2 दिन बाद, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे फॉर श्योर। एंड इफ़ यू गाइज वांट के किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस बनाऊँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आई वाज आल्सो गेटिंग नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटी, सो आप बता सकते हो। एंड मैंने भी बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो बनाई है, आई गेस फॉर 1 मंथ मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो आप बता सकते हो कि आज की कैसी थी, अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत है आप फीडबैक दे सकते हो, आई विल वर्क ऑन दैट। सो थैंक यू।